देखिए काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m। इस फॉर्मूले का एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ये भी है कि सपोज आपसे ये कहा जाए द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी, द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज increased by 8%, then what is the percentage increase? What is the percentage increase in its kinetic energy? यदि मोमेंटम आपने 8% इंक्रीज कर दिया तो परसेंटेज इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी में कितना होगा? वी वांट टू सी दैट। सो देखिए बेटा, अगर 10% से नीचे नीचे इंक्रीज हो रहा है, चेंज हो रहा है, 10% से कम चेंज हो रहा है, देन वी कैन अप्लाई द एरर एनालिसिस फॉर्मूला। एरर एनालिसिस का हम उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ मोमेंटम। So kinetic energy is directly proportional to square of momentum. That means I can say delta k upon k is equal to 2 times delta p upon p. Delta k upon k into 100, this into 100, delta p upon p into 100. तो delta p upon p कितना है into 100? 8%. So this will be equal to 2 into 8%. That is equal to 16%. So 16% is the increase in kinetic energy. Since kinetic energy is directly proportional to square of momentum, so therefore the increase in kinetic energy is 16% if the increase in the momentum is 8%. Now supposing if I give you another different type of question where the increase is more than 10%, then we cannot apply error analysis formula. We will see that there will be erroneous results. Results जो है वो erroneous आएंगे. Suppose if you are asked the momentum of a body is increased by 20%. The momentum of a body is increased by 20%, then find percentage increase, in kinetic energy. ये हम निकालना चाहते हैं। तो आप देखिए, अगर आप इसमें वही फॉर्मूला लगा दें एरर एनालिसिस वाला 10% से नीचे की अगर चेंज है तो लगा सकते हैं। अगर आप वही फॉर्मूला लगा के आंसर निकालते हैं तो आपका रिजल्ट गलत आता है। कैसे? देखिए, delta k by k is 2 times delta p by p. So 2 into 20, that is 40%. So delta k by k 40% आ रहा है, यानी कि परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज 40%। लेकिन असल में ये आंसर नहीं है। अब देखो बेटा, इसमें हमने कोई गलती नहीं करनी। वी विल बी यूजिंग नॉट एरर एनालिसिस, वी विल बी सॉल्विंग इट डायरेक्टली। अब देखिए, मोमेंटम पहले p था तो काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल थी पी स्क्वायर के। अब मोमेंटम कितना बढ़ा दिया? 20%। सो यदि आपने मोमेंटम 20% बढ़ा दिया है तो नया मोमेंटम कितना हो जाएगा? P प्लस 20/100 P, दैट इज 1.2 इंटू P। तो इसका स्क्वायर प्रोपोर्शनल हो जाएगा नई काइनेटिक एनर्जी K डैश के। सो आप डिवाइड कीजिए, this is you say as first equation, this you say as second equation. अब बेटा इसको इससे डिवाइड कर दीजिए। सो k डैश अपॉन k इज इक्वल टू 1.44। p स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो k डैश अपॉन k इज 1.44। तो आप देखिए बेटा, k डैश, दिस इंप्लाइज दैट k डैश इज इक्वल टू 1.44 टाइम्स k। हमें तो परसेंटेज इंक्रीज निकालना है, तो परसेंटेज इंक्रीज क्या होगा? दैट इज k डैश माइनस k
ओवर के इंटू 100, इतना तो इंक्रीज हो गया, और ये इंक्रीज हुआ किस पे, ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी पे, इंटू 100 कर दोगे तो परसेंटेज इंक्रीज आ जाएगा। अब देखो बेटे, इसमें जो आप परसेंटेज इंक्रीज आप निकालेंगे दैट विल बी इक्वल टू 0.44 आ जाएगा ऊपर, 0.44 के, क्योंकि 1.44 के माइनस के 0.44 के, और नीचे भी के है तो के से के कैंसिल हो गया, इंटू बेटे बोलिए 100, देखिए कितना आया, तो परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज 44%, और ऐसे आंसर आ रहा था एरर से 40%, तो 4% का फर्क हो गया। तो जो चार चॉइसें दी जाएंगी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, उसमें 40% भी एग्जिस्ट करेगा और 44 भी। सो आंसर हियर इज 44। 10% से कम का चेंज हो तो एरर एनालिसिस लगा सकते हैं, रिजल्ट डिफरेंट नहीं आएंगे, लेकिन अगर 10% से ज्यादा का चेंज हो रहा है तो देन वी नीड टू अप्लाई नॉट एरर एनालिसिस, वी नीड टू अप्लाई डायरेक्ट फार्मूले। अब देखिए बेटा, इस पे एक और क्वेश्चन, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक और क्वेश्चन, the momentum is increased by 200%. The momentum is increased by 200%. What is the percentage change what is the percentage change in kinetic energy? तो आप यहां देखिए बेटा, पहले मोमेंटम p था तो काइनेटिक एनर्जी वाज प्रोपोर्शनल टू p स्क्वायर, नया मोमेंटम 200% बढ़ा हुआ है, तो यानी मोमेंटम p प्लस 200% ऑफ p, ये कितना हो जाएगा 200% ऑफ p, यानी कि नया मोमेंटम इज 3p। तो बेटे नई काइनेटिक एनर्जी 3 k डैश विल बी प्रोपोर्शनल टू 9p स्क्वायर, तो k डैश ओवर k इज 9, k डैश ओवर k इज 9। सो इसका मतलब क्या हो गया बेटे, k डैश माइनस k ओवर k इज 9 माइनस 1 8 इंटू 100, सो दी काइनेटिक एनर्जी में परसेंटेज चेंज आया 800% का। सो काइनेटिक एनर्जी में परसेंटेज चेंज आया 800% का। ये बेटे कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस करी ऑन दिस फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी इज p स्क्वायर बाय 2m, मोमेंटम लीनियर मोमेंटम is root of 2m into kinetic energy। यदि दो डिफरेंट मासेस की बॉडीज हैं, जो अलग अलग मास की बॉडीज हैं और उनका बेटे काइनेटिक एनर्जी सेम है, सपोज कीजिए आपके पास दो बॉडीज हैं m1 एंड m2 सच दैट m1 मास इज ग्रेटर देन m2, और लेकिन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी 1 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी 2, then P1 upon P2 is root of M1 upon M2. This will imply that P1 is greater than P2. That means momentum of body 1 is greater than momentum of body 2. ये वो सिचुएशन है जब काइनेटिक एनर्जी सेम थी और मोमेंटम कंपैरिजन करना था आपने, यू वांटेड टू कंपेयर द मोमेंटम, और मासेस बॉडीज के डिफरेंट थे, एक बॉडी हैवियर थी दूसरी बॉडी लाइटर थी। अब देखिए ऐसा भी हो सकता है, देयर सच ए पॉसिबिलिटी कि मोमेंटम सेम हो और काइनेटिक एनर्जी आपने कंपेयर करनी हो। मोमेंटम सेम यानी कि दो बॉडीज हैं जिनका मोमेंटम सेम है बट मास ऑफ द फर्स्ट बॉडी इज ग्रेटर देन मास ऑफ द सेकंड बॉडी। तो अगर आपने अब इन दोनों को कंपेयर करना है, काइनेटिक एनर्जीज को कंपेयर करना है, तो बेटा काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, जिसका मास ज्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी कम। सो K1 अपॉन K2
विल बी इक्वल टू m2 बाय m1, अगर ये सिचुएशन हो. If this is the situation, then kinetic energies की ratio is inverse proportionality to their masses. Now ये हमने kinetic energy और momentum relationship करा. हमने वर्क एनर्जी थ्योरम डिस्कस किया था. वर्क एनर्जी थ्योरम की एक और इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, दैट इज ए बुलेट fired in a wooden plank. देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरह का है कि एक वुडन प्लैंक है हमारे पास, उस वुडन प्लैंक का थिकनेस T है. उस वुडन प्लैंक का थिकनेस T है और इस पर हम एक बुलेट ऑफ मास m विच इज मूविंग विद ए वेलोसिटी v फायर करते हैं. तो क्वेश्चन में अब क्वेश्चन ट्विस्ट हो सकते हैं, बड़े अलग अलग ढंग से क्वेश्चन पुट अप किए जा सकते हैं, तो मैं एक टाइप ले रहा हूं. क्वेश्चन ये है कि जब ये बुलेट इसमें प्लैंक में एम्बेड होती है तो प्लैंक इसको रोकेगा, तो प्लैंक इसको एक रेजिस्टिव फोर्स ऑफर करता है. प्लैंक ट्राइज टू स्टॉप द बुलेट, क्योंकि बुलेट विल बी पियर्सिंग थ्रू द प्लैंक, तो ये इसको रोकने की कोशिश करता है. अब क्वेश्चन ये है कि जब ये प्लैंक से बाहर निकलती है तो इट हैज हाफ ऑफ इट्स वेलोसिटी विच इट वाज अर्लियर हैविंग. जो पहले उसके पास वेलोसिटी थी उसकी आधी वेलोसिटी इसके पास रह जाती है जब ये प्लैंक से बाहर निकलती है. तो बेटा यहां पे वेलोसिटी कितनी है, v/2. आपको निकालना है व्हाट इज द रेजिस्टिव फोर्स ऑफर्ड बाय द प्लैंक. वी वांट टू फाइंड आउट रेजिस्टिव फोर्स कितनी ऑफर कर रहा है प्लैंक. तो आप देखिए बेटे, रेजिस्टिव फोर्स इज ए नेगेटिव फोर्स, तो वर्क डन बाय ए रेजिस्टिव फोर्स इज नेगेटिव. ठीक है, तो ये नेगेटिव वर्क डन कितना होगा, -f इंटू टी, बिकॉज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज टी. तो फोर्स कितने डिस्टेंस तक एक्ट करी, जितनी थिकनेस है प्लैंक की टी थिकनेस तक एक्ट करी. तो f इंटू टी माइनस एफ इंटू टी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, half mv²/4, because finally velocity is this much, माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है बेटे, हाफ mv². तो आप देखिए ये माइनस साइन यहां एडजस्ट कर लूंगा मैं, तो f इंटू टी दैट विल बी इक्वल टू हाफ m v² माइनस v²/4. तो इसका मतलब क्या हुआ, f इंटू थिकनेस इज इक्वल टू हाफ m इंटू 3v²/4. हाफ m इंटू 3v²/4. तो बेटा रेजिस्टिव फोर्स कितनी होगी, रेजिस्टिव फोर्स F इज इक्वल टू हाफ m 3v²/4 इंटू टी. नाउ दिस इज द रेजिस्टिव फोर्स ऑफर्ड बाय द प्लैंक. अब एक पार्ट तो ये हो गया क्वेश्चन का. इसमें एक पॉपुलर क्वेश्चन है, वो किस तरह का आता है वो बता दूं आपको. देखिए वो क्वेश्चन इस तरह का है कि अगर एक प्लैंक के बाद वेलोसिटी, जो बुलेट की वेलोसिटी है, जब वो एक प्लैंक से निकलती है बुलेट, तो उसकी वेलोसिटी हाफ रह जाती है, तो कितने प्लैंक्स लगाए जाएं कि वो रेस्ट पे आ जाए. कितने प्लैंक्स वो इजीली क्रॉस कर सकती है और उसके बाद रेस्ट पे आ जाए. आइडेंटिकल प्लैंक्स, मतलब हम इसके साथ एक और प्लैंक लगा देते हैं वुडन प्लैंक और सेम थिकनेस रखते जाते हैं. ऐसे कितने प्लैंक्स लगाए जाएं कि अगर हमारी बुलेट v वेलोसिटी से जा रही है तो वो कितने प्लैंक्स क्रॉस करने के बाद रुक जाएगी. ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको हम देख सकते हैं कैसे करेंगे. देखिए बेटे, वी डोंट नो द नंबर ऑफ प्लैंक्स, तो हम नंबर ऑफ प्लैंक्स n मान लेते हैं. वी से दैट देयर आर n प्लैंक्स. तो
minus F into NT. If there are n planks, each is of thickness T, तो इफेक्टिवली जो वर्क डन करा n प्लैंक्स ने वो इतना करा, माइनस एफ इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना हो गया n इंटू टी. सो दिस इज इक्वल टू इनिशियल फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल बी जीरो, क्योंकि अब प्लैंक की वेलोसिटी क्या है, जीरो होनी है. तो जीरो माइनस हाफ m इंटू वी स्क्वायर. तो बेटे देखो ये माइनस से माइनस साइन एडजस्ट हो जाएगा, तो F इंटू एन इंटू टी इज इक्वल टू हाफ m इंटू वी स्क्वायर. अब आप रेजिस्टिव फोर्स एक प्लैंक की निकाल चुके हो, बिकॉज यू नो कि एक प्लैंक से गुजरने के बाद स्पीड वेलोसिटी हाफ रह जाती है. तो आप एक रेजिस्टिव फोर्स तो निकाल ही चुके हो, तो अब आप क्या कर सकते हो, you can substitute for this value of f here. तो इस वैल्यू f की वैल्यू यहां सब्सटीट्यूट कर दीजिए, हाफ m 3v स्क्वायर बाय 4t इंटू एन टी इज इक्वल टू हाफ m इंटू वी स्क्वायर. तो यहां से देखिए हाफ से हाफ, m से m, v स्क्वायर से v स्क्वायर और t से t, तो यहां से आपके पास n कितना आ गया 4/3. 4/3, तो 4/3 इज रफली 1.333. What does this mean? This means that the bullet has comfortably crossed the first plank, but it is in between the second plank. दूसरे नंबर ऑफ प्लैंक्स 1.33 आ रहे हैं. इसका मतलब क्या हुआ कि एक प्लैंक तो पक्का है और दूसरा प्लैंक जो है उसमें एंटर कर चुकी है बुलेट. तो वी विल से दैट नंबर ऑफ प्लैंक्स दैट इट विल पास थ्रू इज 2. सो नंबर ऑफ प्लैंक्स इट विल पास थ्रू इज 2. विल टेक द हायर वैल्यू. तो ये हमने एक प्लैंक, वुडन प्लैंक बेस्ड प्रॉब्लम डिस्कस की. अब देखिए बेटे, हमने जो डिफरेंट एप्लीकेशंस डिस्कस करी, वन वाज स्टॉपिंग डिस्टेंस, अनदर वी डिस्कस्ड काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशनशिप, लीनियर मोमेंटम का रिलेशनशिप. तीसरा हमने डिस्कस किया प्लैंक प्रॉब्लम, वुडन प्लैंक प्रॉब्लम, एंड ऑल दीज थ्री प्रॉब्लम्स आर बेस्ड अपॉन वर्क एंड एनर्जी थ्योरम. बेसिक वर्क एंड एनर्जी थ्योरम पे ही हमने ये प्रॉब्लम डिस्कस करी. नाउ नेक्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस is another form of mechanical energy that we call as potential energy. देखिए कुछ बच्चों से कहते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी बोलिए, तो पोटेंशियल एनर्जी झट से mgh बोल देते हैं. This is one type of potential energy. This is not the only type of potential energy. This is a wrong conception. So देखिए हमें पता होना चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी को बेसिकली वी डिफाइन एज द पोजीशन बेस्ड एनर्जी. इट इज ए पोजीशन बेस्ड एनर्जी एंड इट डिपेंड्स अपॉन पोजीशन. किस तरह की पोजीशन है उसके हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होती है. अब पोटेंशियल एनर्जी इज ऑफ टू बेसिक टाइप्स. वन इज वी कॉल ग्रेविटेशनल, ऑल्दो देयर आर many other different types of potential energy, but in mechanical energy talking we will be discussing two types of potential energies. One is gravitational potential energy, second is elastic potential energy. One is gravitational potential energy, second is elastic potential energy. Now elastic potential energy is in, when we talk about elastic potential energy, it is the energy stored inside a spring because of its position or any other component which can be stretched. So that form of energy is elastic potential energy. When we talk about gravitational potential energy, so gravitational potential energy is a body having different position with respect to gravitational field of the earth.
अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में डिफरेंट पोजीशंस पे जो एनर्जी बॉडी पोजेस करती है, दैट इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. We can think of electrostatic potential energy also. That is, when we place a charge in some other charge electric field, then the charge possessing energy, the charge possessing energy in the electric field of other charge is called electrostatic potential energy. So basically, we are going to, in terms of mechanical energy, we are going to study only these two types of potential energy, these two types of position based energy. So first we will discuss gravitational potential energy in detail. Now for gravitational potential energy, we need to select a reference, we need to have a reference. So अगर मैं reference की बात करूं, so बेटा देखो, reference means that level at which the potential energy is zero, is supposed to be zero, considered to be zero. Now reference depends upon person's selection, it is individual selection only. It is not a hard and fast rule कि we will have to select a reference, that ground is the reference. I can select first floor of the building as a reference also. I can consider that potential energy of all the objects present at that first floor is zero. So above that reference, at reference, potential energy is zero. Above the reference, the potential energy is positive, and below the reference, अगर रेफरेंस के नीचे जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव. Above reference, potential energy is positive. Below reference, potential energy is negative. At reference, potential energy is zero. Now, what is this potential energy? How it is related to work, we are going to now discuss. We are going to discuss gravitational potential energy, how it is being related to work and potential energy theorem we are going to study. तो अब देखिए हमारे पास, लेट्स से वी आर हैविंग सम बिल्डिंग ऑफ हाइट h. दिस इज ग्राउंड, ये ग्राउंड है, और यहां पे कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है. अब जब ये ग्राउंड पे है तो वी कंसीडर दिस level as zero level. That means potential energy here is zero. Now a person picks up this object and places it here. So minimum value of force that the person needs to pick this point object up is mg. So इसका भार बेटा वेट कितना है mg. तो कम से कम आदमी को mg का फोर्स लगाना पड़ेगा, इसके वेट के बराबर का फोर्स लगाना पड़ेगा. तो इसको उठाने के लिए mg का फोर्स लगाया और इसको यहां पे प्लेस कर दिया. तो वर्क डन कितना हुआ? वो वर्क डन हुआ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. जो एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो दोनों की दोनों सेम डायरेक्शन में है. mg की जो फोर्स लगाई उस आदमी ने, उसने इस डायरेक्शन में लगाई, और डिस्प्लेसमेंट h भी इसी डायरेक्शन में हुई. दोनों की डायरेक्शन कैसी है? सेम. mg भी ऐसे और h भी ऐसे. तो बेटा देखो, वर्क डन इज इक्वल टू mg इंटू एच. वर्क डन इज इक्वल टू mg इंटू एच. अब ये वर्क डन किया इस ऑब्जेक्ट के अंदर, ये स्टोर हो गया, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल एज पोटेंशियल एनर्जी. This work is stored inside the body as potential energy. अब
ये हमने डिफाइन कर दी पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू ए पर्टिकुलर रेफरेंस इज mgh. So potential, this is gravitational potential energy. Gravitational potential energy is mgh. Now we are going to discuss a very important theorem which relates the work done by a conservative force and potential energy. Now we are going to discuss the work and potential energy theorem. Work and potential energy theorem. Now देखिए बेटे, work done by a conservative force can be linked to the change in potential energy. अब कंजर्वेटिव फोर्स में सारी किस्म की फोर्सेस आ सकती हैं. ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर कंजर्वेटिव, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर कंजर्वेटिव, इलास्टिक फोर्सेस आर कंजर्वेटिव. तो वर्क डन बाय ए कंजर्वेटिव फोर्स और जो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज है उनके बीच में एक रिलेशनशिप है, एंड दिस वी टर्म एज वर्क एंड पोटेंशियल एनर्जी थ्योरम. अब देखिए, since we are discussing gravitational potential energy, so I will be discussing the work done by the gravitational force. इसको करने के लिए we take one small example. वो एग्जाम्पल क्या है? देखिए, ये ग्राउंड and we are having a building of height h. अब सपोज कीजिए हमारे पास ये पॉइंट ऑब्जेक्ट m है और इसको उठा के हमने यहां पे रखना है. देन अगर मैं वर्क डन निकालना चाहूं बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, सपोज आई वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स. सो बेटा देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर ये ऑब्जेक्ट यहां पे कहीं पे भी देखो आप, तो ग्रेविटेशनल फोर्स mg है and that is acting in the vertically downward direction. So gravitational force is mg and it is acting in the vertically downward direction. और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कैसी है बेटे? डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इसके बिल्कुल ऑपोजिट है. तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट है उसके बीच में कितना एंगल बन रहा है? 180 डिग्री का एंगल बन रहा है. तो यदि 180 डिग्री का एंगल बन रहा है तो आप देखिए बेटा, द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी माइनस mg इंटू h, क्योंकि mgh cos 180 इज -1, सो वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी इज माइनस mgh. अब पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, जब ये ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे था तो इसके पास इनिशियली जो पोटेंशियल एनर्जी थी वाज 0. अब जब आप इसको स्टॉप पे ले गए तो देखिए रेफरेंस के आप ऊपर गए हैं तो पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हैज टू बी पॉजिटिव, और ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? दैट इज इक्वल टू प्लस mgh. सो बेटा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ? दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल. दैट इज इक्वल टू फाइनल इज प्लस mgh, इनिशियल इज 0, so that is equal to mgh only. Now from here you see that work done by gravity is minus mgh and potential energy is plus mgh. Change in potential energy is plus mgh. तो इसका मतलब क्या हुआ कि we can say that the change in potential energy is negative of work done due to gravity, क्योंकि change in potential energy mgh है. यदि आप माइनस साइन लगा देते हैं वर्क डन बाय ग्रेविटी के आगे, तो देखो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज माइनस mgh, उसका माइनस प्लस हो जाएगा.
तो इसका मतलब क्या हुआ कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन इफ द वर्क इज डन बाय ए कंजर्वेटिव फोर्स। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो नेगेटिव होता है वर्क डन बाय any conservative force, and this theorem is applicable only if the work is done by a conservative force। अब आप देखिए ये सिचुएशन हमने बॉडी को नीचे से ऊपर लेके गए थे, तब ग्रेविटेशनल वर्क डन देखा, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स देखा। नाउ वी कैन रिवर्स द सिचुएशन आल्सो। रिवर्स द सिचुएशन मींस that suppose the body was initially at the top and it is being brought down। बॉडी इनिशियली टॉप पे थी और इसको नीचे लेकर आ रहे हैं। तो अगर ये सिचुएशन आप लेते हैं तो इस सिचुएशन में देखिए बेटे, एट द टॉप मोस्ट पॉइंट पे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कंसीडर होगी। अब सो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज mgh एंड व्हाट इज फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। अब तो ग्राउंड पे आ जाएगी, ग्राउंड पे आई तो पोटेंशियल, ये तो रेफरेंस पे आ गई, तो पोटेंशियल एनर्जी एट द ग्राउंड इज टेकन एज 0। नाउ व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी। ग्रेविटी के कारण कितना वर्क डन हो रहा है आप देखिए बेटे, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट, इसका वेट mg इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट भी कैसे हो रही है, डाउनवर्ड ही हो रही है, बिकॉज आप नीचे ही लेके जा रहे हैं, mg भी ऐसे एक्ट कर रहा है और आप जो ऑब्जेक्ट को है लेके भी उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसका मतलब है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना हो गया, 0। सो दैट मींस वर्क डन बाय ग्रेविटी विल बी इक्वल टू mgh इनटू cos ऑफ 0। व्हाट इज cos 0 इक्वल टू, cos 0 इज 1। सो देयरफॉर वर्क डन बाय ग्रेविटी विल बी इक्वल टू mgh। work done by gravity is equal to mgh. Now you see what is the change in potential energy. Change in potential energy will be equal to potential energy final minus potential energy initial. What is potential energy final equal to? That is equal to 0 minus mgh. So this is equal to minus mgh. So again you see we get the same result. Change in potential energy is negative of work done by the gravitational force. So ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि चेंज इन एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय एनी कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये बेटे हमने डिस्कस किया वर्क और पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशनशिप। नाउ नेक्स्ट दैट वी टॉक अबाउट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। Conservation of energy simply talks about that energy can be converted from one form to another, but it cannot be created nor be destroyed. Energy is transformation possible है energy का, लेकिन energy का creation या उसको destroy करना it is not possible. तो अगर हम मैकेनिकल एनर्जी की टर्म्स में बात कर रहे हैं तो we state that we can convert, potential energy can get converted into kinetic energy and kinetic energy can also be converted into potential energy. That means the exchange of energy is possible, but the total energy of the system it remains conserved. Total energy of the system is conserved. तो आपको एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बीच में एक रिलेशनशिप आपस में कैसे इंटरचेंजिंग पॉसिबल है, आई एम गोइंग टू डिस्कस दैट नाउ। आप देखिए ये एक बिल्डिंग है हाइट h की और यहां पे हमारे पास कोई पत्थर, कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट जिसका मास m। जब ये बिल्डिंग के टॉप पे है तो इसके पास सारी एनर्जी जो है वो किस फॉर्म में है, इट इज नॉट इन मूविंग, इट इज इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट, सो इट इज हैविंग द टोटल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। सारी एनर्जी बेटे कैसे है, इन दी फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो अब जब ये नीचे हमने ड्रॉप कर दी तो व्हाट स्टार्ट्स हैपनिंग, ये नीचे जा रही है तो व्हाट स्टार्ट्स हैपनिंग, जैसे ही ये नीचे गिरना शुरू कर देती है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी
starts getting converted into kinetic energy. यहाँ पे इसके पास सारी एनर्जी पोटेंशियल की फॉर्म में थी, यहाँ पे अब क्या हो गया, पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट होने लग गई। पोटेंशियल कम होती जा रही है, जैसे जैसे ये ग्राउंड तक जा रही है इसकी हाइट कम होती जा रही है, तो पोटेंशियल कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। बट व्हाट हैपेंस टू द स्पीड, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट्स कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। तो क्या हो रहा है कि जैसे जैसे जब ये यहाँ पे है तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ से कम है, लेकिन वो जो पोटेंशियल एनर्जी कम हुई वो किस में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी में। जब ये धीरे यहाँ पे आई तो पोटेंशियल एनर्जी और कम हुई, वो पोटेंशियल एनर्जी जो कम हुई वो कहाँ गई एनर्जी, दैट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। फिर जब ये यहाँ पे पहुंच जाती है और नीचे तो पोटेंशियल एनर्जी और कम, लेकिन काइनेटिक एनर्जी उतनी ही ज्यादा बड़ी होती है। और जब ये बेटे ग्राउंड पे स्ट्राइक करती है उस समय इसने टोटली मैक्सिमम वेलोसिटी एक्वायर कर चुकी होती है, उस समय सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हो चुकी होती है। सो किसी भी इंस्टेंट पे अगर देखें तो द सम ऑफ पोटेंशियल प्लस काइनेटिक इज कांस्टेंट। किसी भी इंस्टेंट पे पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट, यानी कि टोटल एनर्जी रिमेन्स फिक्स्ड। तो अगर देखिए, एक तो आपने काइनेमेटिक्स से हमने निकाला था कि वेलोसिटी विद विच द ऑब्जेक्ट विल स्ट्राइक द ग्राउंड, सेम एक्सप्रेशन वी कैन डिराइव यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से भी हम एक्सप्रेशन डिराइव कर सकते हैं। नाउ हाउ कैन वी अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी टू दिस सिचुएशन। देखिए बेटे, पोटेंशियल एनर्जी थी mgh, दिस वाज पोटेंशियल एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट। ये सारी की सारी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक में। सो काइनेटिक में कितनी, हाफ mv²। टोटल पोटेंशियल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो आप देखिए यहां से वेलोसिटी कितनी आ गई, √2gh, यानी कि वेलोसिटी व्हेन द ऑब्जेक्ट स्ट्राइक्स द ग्राउंड इज √2gh, because all of the potential energy that the object was possessing when it was at the top has got converted into kinetic energy. Now conservation of energy. So देखिए, energy can be transformed from one form to another. We have discussed this. That is, total energy is kinetic plus potential, and this total energy we call it as mechanical energy. This total energy we call this as mechanical energy, and this mechanical energy is equal to kinetic plus potential energy. तो कोई बॉडी फॉल कर रही है तो ये सम कांस्टेंट है। ये अलग बात है कि जब बॉडी टॉप पे थी तो सारी की सारी ये एनर्जी इस फॉर्म में थी, पोटेंशियल की फॉर्म में थी। जब ये बॉडी स्ट्राइक करी ग्राउंड पे तो सारी की सारी ये टोटल एनर्जी काइनेटिक की फॉर्म में थी, और इन बिटवीन the body was possessing both kinetic plus potential, both energies were being possessed. अब देखिए, एक और बड़ी पॉपुलर प्रॉब्लम जो कि इस पे आती है ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, काफी पॉपुलर प्रॉब्लम है AIEEE की जो आती है, आई विल बी डिस्कसिंग दैट। देखिए बेटा, हमारे पास एक ये पेंडुलम है, पेंडुलम आप समझते हैं कि एक धागे के साथ एक मेटेलिक बॉब लगा दिया हमने, दिस मेक्स ए पेंडुलम, दिस इज ए पेंडुलम। ये जो मास लगा हुआ है दिस इज m, एंड दिस बॉब इज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट ओनली, इट इज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट ओनली। आप देखिए, लेंथ ऑफ द बॉब फ्रॉम द पॉइंट विच वेयर इट इज हंग इज L. So length of the bob from the point from which it is hung is L. Now supposing that we wish to
अब ये पेंडुलम आपने डिस्प्लेस कर दिया, ये तो इसकी मीन पोजीशन थी। अब यही पेंडुलम आपने साइड में कर दिया ऐसे, ये डिस्प्लेस कर दिया, ये मीन पोजीशन थी। तो ये जब डिस्प्लेस किया तो ये एंगल बना रहा है थीटा विद द वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल के साथ इसने एंगल थीटा बनाया। अब हम क्या पता करना चाहते हैं, वी वांट टू फाइंड आउट दैट व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी पोजेस्ड बाय द पेंडुलम व्हेन इट इज एट एन एंगल थीटा फ्रॉम द मीन पोजीशन। अब ये जरूरी नहीं है कि एक्सट्रीम पोजीशन ही हो, एक्सट्रीम पोजीशन वो होती है जो कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो सकती है पेंडुलम की फ्रॉम दी मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो सकती है ऑफ द पेंडुलम, दैट वी कॉल एज दैट पोजीशन वी कॉल एज एक्सट्रीम पोजीशन। अब अगर ये आप एक्सट्रीम ट्रीट करते हो, सपोज यू ट्रीट दिस एज एक्सट्रीम, और ये बेटा मीन, and supposing I want to calculate what is the potential energy at this particular position, and this particular position is called extreme position. अब इस एक्सट्रीम पोजीशन पे मैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी पता करना चाहता हूँ। सो देखिए बेटा, मीन पोजीशन को रेफरेंस बना लेता हूँ, रेफरेंस मतलब मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी इज 0। तो आपका ये जो बॉब है इट हैज रीच्ड ए हाइट अब h अबव दी मीन पोजीशन। मीन पोजीशन के रिस्पेक्ट में ये कुछ हाइट गेन कर चुका है, मीन पोजीशन के रिस्पेक्ट में ये कुछ हाइट गेन कर चुका है। अब आप देखिए यहां से मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना देता हूं, तो इन टर्म्स अगर ये L है तो बेटे मैं ये पता करना चाहता हूं कि इन टर्म्स ऑफ L ये हाइट h कितनी होगी। ये हम पता कर सकते हैं बड़ी इजीली। बेटे ये h है तो ये भी कितना होगा, h ही होगा, और ये लेंथ पूरी की पूरी L है तो ये कितना हो जाएगा, इतना पोर्शन, ये पूरा L, ये h, तो ये L माइनस h ना हो गया, और ये लेंथ कितनी है L। तो अब आप देखिए ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है बेटे, ये वाला, दिस इज वन राइट एंगल ट्राइंगल। तो कॉस ऑफ थीटा, कॉस थीटा कितना हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज L माइनस h ओवर L। तो L माइनस h कितना हो गया, L इंटू कॉस ऑफ थीटा। तो h कितना हो गया बेटे, L इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। ये हाइट h आ गई किसकी टर्म्स में, एट एनी पोजीशन थीटा, मतलब थीटा किसके साथ है, वर्टिकल के साथ, यानी मीन पोजीशन में जब था तो वर्टिकल के साथ क्या पेंडुलम उस समय एंगल बना रहा है, किसी पोजीशन पे क्या एंगल बना रहा है, और ये हमने अभी एक्सट्रीम पोजीशन ली थी, एक्सट्रीम पोजीशन पे वो एंगल थीटा बना रहा था। तो हाइट h कितनी आ गई, L इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो अगर ये हाइट h इज इक्वल टू L इंटू 1 माइनस कॉस थीटा आई, तो बेटा देखो जो पोटेंशियल एनर्जी उसने गेन करी दैट इज mgh। तो पोटेंशियल एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन इज mgh। तो पोटेंशियल एनर्जी बेटा कितनी हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू mg L इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। यानी एट एनी पोजीशन, कोई और पोजीशन भी होती विद द वर्टिकल एट एंगल थीटा, सो द पोटेंशियल एनर्जी वाज mg L इंटू 1 माइनस cos of theta because h is equal to L into 1 minus cos of theta। अब पेंडुलम के चलने की भी बड़ी मजेदार कहानी है। पेंडुलम जब चलता है, देखा है आपने पेंडुलम गोल चलता हुआ, ऑसिलेट करता है वो अपनी मीन पोजीशन के अलाउंग, ऑसिलेट करता है वो अपनी मीन पोजीशन के अलाउंग। वो कैसे ऑसिलेट करता है ये मैं बताऊंगा अब आपको। पापा ने घड़ी ला के दी मुझे, मेरे पापा ने मुझे घड़ी ला के दी। वो घड़ी आज वाली नहीं थी, सेल वाली, वो घड़ी थी पुराने टाइम की, चाबी भरो और पेंडुलम चले ठुम 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 ठुमक ठुमक। तो अब देखिए मैं एक ऐसी घड़ी ले आया, उसमें ये पेंडुलम था, तो ये पेंडुलम पहले मीन पोजीशन से यूं गया, इससे ऊपर नहीं जा पाया,
पहले मीन पोजीशन से यूं गया, इससे ऊपर नहीं जा पाया, इसके बाद फिर वापस नीचे आ गया, यहां, फिर यहां, यहां, चलता रहेगा ये, इसी तरह से वाइब्रेशन में रहेगा कंटिन्यूस। जब ये मीन पोजीशन पे था तो पोटेंशियल एनर्जी 0 थी, बट इसके पास वेलोसिटी थी, वेलोसिटी के कारण ही ये ऊपर जाता गया। जब हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा, यानी एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचा, तो उस समय क्या हो गई, वेलोसिटी 0। अब इसको एनर्जी की टर्म्स में देखेंगे, एनर्जी की टर्म्स में सोचेंगे। यहां पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो सारी की सारी एनर्जी किस फॉर्म में है, मीन पोजीशन में, इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब जब ये एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचा तो इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, वेलोसिटी 0 हो गई तो इसका मतलब क्या हो गया, सारी की सारी एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई, द टोटल एनर्जी हैज गॉट कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। तो सारी एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई, पोटेंशियल में, क्योंकि यहां वेलोसिटी 0 है और बीच में इसके पास पोटेंशियल भी है प्लस काइनेटिक भी है, और टोटल एनर्जी जो है वो फिक्स्ड है, वो कांस्टेंट है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि मान लीजिए आपको एक्सट्रीम पोजीशन पे वो बोल रहा है कि एंगल जो वो बना रहा है वर्टिकल के साथ, दैट इज थीटा। एक्सट्रीम पोजीशन जो एंगल बना रही है, जब पेंडुलम एक्सट्रीम पोजीशन में है तो पेंडुलम जो एंगल बना रहा है विद द मीन पोजीशन, दैट एंगल इज थीटा। तो क्या मीन पोजीशन पे आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं? यस, वी कैन फाइंड आउट द वेलोसिटी एट मीन पोजीशन बाय यूजिंग एनर्जी कंजर्वेशन। बहुत आसान है, एनर्जी कंजर्वेशन ही इस्तेमाल कर सकते हैं और बड़ी इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए कैसे, नाउ आपको अभी अभी हमने एक एक्सप्रेशन निकाला, पोटेंशियल एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन इज mg L इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। तो ये सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी है, सारी का टोटल एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। जब ये पेंडुलम मीन पे आया तो ये सारी की सारी एनर्जी किसमें कन्वर्ट होगी, काइनेटिक में। तो लेट अस से दैट द पेंडुलम हैज वेलोसिटी v at the mean position, so half m into v square that is equal to mg L into 1 minus cos of theta। इसका मतलब है मीन पोजीशन पे वेलोसिटी कितनी आ गई, स्क्वायर रूट ऑफ 2g L into 1 minus cos of theta। So this is the velocity of the bob at the mean position, v is equal to root of 2gl into 1 minus cos of theta। अब ये तो हमने देखा कि ये वेलोसिटी जो होगी ये मैक्सिमम वेलोसिटी होगी थ्रू आउट द मोशन, जो पूरा मोशन चलना है इस पेंडुलम का, सबसे ज्यादा वेलोसिटी कहां होगी, मीन पे। सो वी से दैट दिस वेलोसिटी इज मैक्सिमम वेलोसिटी। बाकी किसी पोजीशन पे इतनी वेलोसिटी नहीं होगी, क्यों, क्योंकि उस पर्टिकुलर पोजीशन पे उस पेंडुलम के पास काइनेटिक भी होगी प्लस पोटेंशियल। यहां तो सारी की सारी एनर्जी किस फॉर्म में है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ओनली, क्योंकि सारी की सारी एनर्जी यहां पे इस फॉर्म में है, और यहां पे टोटल एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ओनली। तो अब देखिए बेटा, हमें थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करूंगा मैं, एक और जो टाइप है पेक्यूलर टाइप, एक तो ये आपने स्टडी कर लिया कि पोटेंशियल एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन एंड द काइनेटिक एनर्जी। तो जितनी पोटेंशियल एनर्जी यहां पे है उतनी ही काइनेटिक एनर्जी यहां पे है। अब अगर मैं कोई इंटरमीडिएट पोजीशन ले लूं, इंटरमीडिएट पोजीशन, मान लीजिए एक पोजीशन में एंगल बन रहा है θ1 और दूसरी पोजीशन में बन रहा है θ2। नाउ सपोजिंग अब इस पर्टिकुलर पोजीशन और इस पर्टिकुलर पोजीशन पे पेंडुलम के पास पोटेंशियल एनर्जी भी है और काइनेटिक एनर्जी भी है। अब आई एम गिवन दी वेलोसिटी एट दिस पर्टिकुलर पोजीशन, जब एंगल बन रहा है θ2, तो मुझे I am having the velocity that is v2. Supposing I want to find out the velocity of the pendulum when it is at this position, इसको A पोजीशन कह देते हैं, B पोजीशन कह देते हैं।
तो मुझे V1 निकालना है, आई वांट टू फाइंड आउट V1। तो देखो बेटे, पोटेंशियल एनर्जी एट ए प्लस काइनेटिक एनर्जी एट ए दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट बी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट बी। पोटेंशियल एनर्जी एट ए प्लस काइनेटिक एनर्जी एट ए is equal to potential energy at B plus kinetic energy at B. Now what is the potential energy at A? Potential energy at A will be mgl into 1 minus cos of theta 1 plus kinetic energy at A half m V1 square. We want to find out what? V1 square we want to find out. So this will be equal to potential energy at B, that is mgl into 1 minus cos of theta 2 plus kinetic energy at B. Kinetic energy at B कितनी होगी बेटे? half m into V2 का square. Now we want to find out V1 square. आप एक चीज देखिए, m can be cancelled throughout. m सारी तरफ से हम कैंसिल कर सकते हैं, तो आपके पास 2 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2gl इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा 1 प्लस V1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2gl इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा 2 प्लस बेटे V2 का स्क्वायर। तो यहां से V1 स्क्वायर इज इक्वल टू V2 square plus 2gl 1 minus cos of theta 2 minus 2gl into 1 minus cos of theta 1। अब देखिए, this will be equal to V1 square is equal to V2 square plus 2gl minus 2gl gets cancelled out, so ये आ जाएगा 2gl into बेटे cos of theta 1 minus cos of theta 2। तो इस तरह से अगर हमें डिफरेंट पोजीशंस पे वेलोसिटीज पता हो तो वी कैन फाइंड द वेलोसिटीज एट अननोन प्लेसेस, और उसके लिए हमें क्या चाहिए? सिर्फ उस पेंडुलम की इंक्लिनेशन चाहिए विद द वर्टिकल क्या इंक्लिनेशन होगी। अब आप देखिए, ये हमने एक एक्सप्रेशन वर्कआउट किया। नाउ एक और पेक्यूलियर टाइप की प्रॉब्लम जो इसी टॉपिक में आती है, एक तो ये हो गई, दूसरा इसी पेंडुलम बेस्ड एक और पेक्यूलियर टाइप ऑफ प्रॉब्लम, जब तो पेंडुलम जा रहा है बेटे इधर से इधर, इट इज लूजिंग काइनेटिक एनर्जी, इट इज गेनिंग पोटेंशियल एनर्जी। जब यहां से मीन पोजीशन से एक्सट्रीम की तरफ को जा रहा है तो ये क्या कर रहा है? इट इज लूजिंग the kinetic energy and gaining the potential energy because it is gaining height। लेकिन जब ये एक्सट्रीम पोजीशन से इधर को आ रहा है, एक्सट्रीम पोजीशन से इधर को आ रहा है, तो व्हाट इज हैपनिंग? यहां से ये पोटेंशियल एनर्जी लूज करना शुरू करता है और काइनेटिक एनर्जी गेन करना शुरू करता है। अब मान लीजिए आपको दो पोजीशंस दी हुई हैं, सपोज आपका पेंडुलम आ रहा है यहां से 60 से, लेट्स से फ्रॉम an angle theta 2, it is coming to an angle theta 1, so it is gaining potential energy, it is gaining kinetic energy and it is losing potential energy। तो what is the gain in kinetic energy or gain in kinetic energy, या ऐसे पूछा सकता है what is the loss in potential energy when the pendulum has changed position from A to B। So देखो बेटे, जो आपका लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। नाउ आपको लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी निकालना बड़ा सिंपल है,
ए पोजीशन पे जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको सब्ट्रैक्ट कर दो किससे, बी पे जो पोटेंशियल एनर्जी है। सो ए पोजीशन पे क्या पोटेंशियल एनर्जी है, एम जी एल इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा 2 माइनस एम जी एल इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा 1। सो दिस इज इक्वल टू एम जी एल कॉमन into 1 minus cos of theta 2 minus 1 plus cos of theta 1. So this is equal to mgl into cos of theta 1 minus cos of theta 2. So this is the loss in potential energy or this is equal to the gain in kinetic energy. इतनी काइनेटिक ए से बी आने में इतना पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हुआ, इतना काइनेटिक एनर्जी का गेन हुआ। अगर उल्टा होता कि आप थीटा 1 से थीटा 2 तक लेके जा रहे हैं तो लॉस होता काइनेटिक एनर्जी में और गेन होता पोटेंशियल एनर्जी में उस सिचुएशन में। अब आप देखिए बेटे, हमें एक प्रॉब्लम है, सपोजिंग वी आर गिवन ए प्रॉब्लम the length of the pendulum is 10 meter. The mass is 2 kilogram. The pendulum displaces from 60 to 30. Pendulum displaces from 60 to 30. So, what is the gain in kinetic energy when the pendulum changes position from 60 degree to 30 degree? तो बेटा तब देखिए gain in potential energy will be equal to gain in kinetic energy is equal to loss in potential energy when the pendulum gets displaced from 60 degree angle to 30 degree angle. So this will be equal to mg L into cos of थर्टी डिग्री माइनस कॉस ऑफ 60 डिग्री। तो मास कितना है 2, जी 10 इंटू लेंथ इज ऑल्सो 10, कॉस ऑफ 30 डिग्री is √3/2 minus 1/2. So this is equal to 200 into √3 minus 1 upon 2. So this is equal to 100 into 1.732 minus 1, that is 0.732. 0.732. So that is equal to 73.2 these many newtons. So these many newton, this is the gain in kinetic energy or this is equal to the loss in potential energy. This has to be in joules. So answer is 73.2 joules. नाउ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में एक और पेक्यूलियर प्रॉब्लम है, इसको नाम देते हैं हम लोग सैंड और आइस प्रॉब्लम। इसको कई बार नाइफ प्रॉब्लम भी कहते हैं। ये प्रॉब्लम क्या है, देखिए जी, जमीन पे रेता था, मान लीजिए रेतीली जमीन थी, तो रेत था यहाँ पे, ये रेत। अब यहाँ एक घर है,
और बेटे वहां पे एक आदमी खड़ा है। अब ये आदमी कितनी हाइट पे खड़ा है? रेत से h हाइट पे खड़ा है और इसके पास एक पत्थर है। इसने एक पत्थर लिया और ये एक पत्थर ड्रॉप कर देता है, h हाइट से एक पत्थर ड्रॉप कर देता है। तो ये पत्थर जाएगा, वेलोसिटी गेन करेगा। अब अगर तो यहाँ पे मार्बल का फर्श होता तो ये पत्थर वहीं रुक जाता या रिबाउंड कर जाता, लेकिन यहाँ पे जो रेतीला पूरा रेत है, ठीक है जी, तो क्या होगा, ये पत्थर एम्बेड हो जाएगा, इट विल गो डीप, इट विल एम्बेड इनसाइड। तो ये पत्थर एम्बेड हो गया, यहां चला गया, सो ये पत्थर अंदर चला गया। तो मान लीजिए ये रेत में और जाके दब जाता है, कितना दब जाता है, s दब जाता है। ये पत्थर s लेंथ, s डेप्थ और गेन कर लेता है, क्योंकि जब ये डीप जाएगा तो कुछ डिस्टेंस चलेगा ना, वो जो डिस्टेंस चला उसको हम कह रहे हैं s। अब रुका क्यों ये, किस वजह से रुका? रुका इस वजह से क्योंकि रेता इसको एक रेजिस्टिव फोर्स दे रहा है, इसको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, इसको रिटार्ड कर रहा है। इसने कुछ वेलोसिटी यहां तक गेन की होगी और उसके बाद क्या हुआ, जब ये रेत में जाने लगा, रेत के अंदर पियर्स करने लगा, तो रेत इसको एक रेजिस्टिव फोर्स दे रहा है, यानी इसको रोक रहा है। और इसी की वजह से ये एक पॉइंट तक एक कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद रुक जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि वी आर टू फाइंड तो हमने रेजिस्टिव फोर्स निकालनी है स्टोन पर सैंड के कारण। तो इसमें हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यानी कि वर्क और पोटेंशियल एनर्जी को लिंक करके ही निकाल सकते हैं। अब देखिए कैसे, आप जहां तक स्टोन पहुंचा है उसको रेफरेंस लेवल ले लीजिए, उसको क्या लगा दीजिए, उस पे रेफरेंस लेवल लगा दीजिए। यानी रेफरेंस लेवल मतलब ये वो पॉइंट हो गया ये वो पॉइंट हो गया जहां पे की पोटेंशियल एनर्जी 0 है। तो इसके रिस्पेक्ट में जब ये स्टोन हमने फेंका है, जहां से फेंका है, कितनी पोटेंशियल एनर्जी थी स्टोन के पास? स्टोन का मास m है, तो इस रेफरेंस के अकॉर्डिंग वो कितनी हाइट पे है स्टोन, h प्लस s। तो इट इज पोजेसिंग पोटेंशियल एनर्जी mg इंटू h प्लस s। ये पोटेंशियल एनर्जी स्टोन के पास थी। अब ये सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी किसमें ट्रांसफॉर्म हुई, वर्क में। और वो वर्क किसने किया, सैंड ने, किसके ऊपर, स्टोन के ऊपर। तो वो वर्क कितना है, दैट इज रेजिस्टिव फोर्स F इंटू डिस्टेंस s। क्योंकि वर्क डन जो सैंड ने किया वो तो सिर्फ इस s डिस्टेंस के लिए किया। रेजिस्टिव फोर्स ने, जो सैंड की रेजिस्टिव फोर्स है, उसने स्टोन के ऊपर वर्क कब किया, जब स्टोन सैंड के अंदर आया। और वो सैंड के अंदर कितने टाइम, कितने डिस्टेंस के लिए रहा, एस डिस्टेंस के लिए रहा। तो यहां से आप देखिए, यदि हम रेजिस्टिव फोर्स F देखना चाहें, सो दैट इज इक्वल टू mg h प्लस s बाई s। सो द resistive force is equal to mg into 1 plus h by s, mg into 1 plus h by s। तो ये हमने डिस्कस किया the how to find the resistive force due to sand on the stone। अब इसमें आमतौर पे एक और गलती होने का चांस है। देखिए वो गलती मैं आपके साथ और डिस्कस करूंगा। ये तो ट्रू अप्रोच है प्रॉब्लम की। देखिए कुछ लोग कहते हैं कि आप रेफरेंस ग्राउंड को सिलेक्ट कर लीजिए, नो प्रॉब्लम।
वी कैन सिलेक्ट द रेफरेंस एज ग्राउंड ऑल्सो। इंस्टेड की जहां स्टोन हिट करता है उसकी बजाय हमने ग्राउंड को रेफरेंस ले लिया। तो यदि आप ग्राउंड को रेफरेंस लेते हैं तो इन दैट पर्टिकुलर केस आप देखिए ग्राउंड के रिस्पेक्ट में स्टोन के पास एनर्जी कितनी थी, mgh, it was at the top, so it was possessing this much of potential energy। अब इसकी फाइनल पोजीशन यहां पे आई, इस फाइनल पोजीशन में इसके पास क्या एनर्जी थी, वो उतनी ही होगी जितनी यहां पे थी, लेकिन इस पे वर्क हुआ है। सो देखिए mgh इज इक्वल टू माइनस mg इंटू एस प्लस f इंटू एस प्लस दी वर्क डन। ये हमने कैसे किया, जब ये नीचे आया तो उस समय इसके पास नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि रेफरेंस के नीचे चले गए तो कौन सी एनर्जी होती है, नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी होती है। सो दिस मीन्स दैट दिस इज mg इंटू एच प्लस एस इज इक्वल टू एफ इंटू एस। आप देखिए दोनों अप्रोचेस से अगर आप ये मिस कर जाएं तो आपका सिर्फ ये रह जाता है और उसमें आप f लिख देंगे mg इंटू mgh बाय एस, विच इज रॉन्ग, क्योंकि आप ये भूल गए कि रेफरेंस के नीचे है हमारा ऑब्जेक्ट, तो उसके पास उस समय ये एनर्जी भी प्रेजेंट है। सो देखिए बेटा f इंटू एस इज इक्वल टू mg इंटू एच प्लस एस, तो f इज इक्वल टू mg इंटू 1 प्लस एच बाई एस। सो अगर आप चाहे रेफरेंस यहां सेलेक्ट कीजिए चाहे रेफरेंस यहां सेलेक्ट कीजिए, अगर आप कंसेप्चुअली बिल्कुल सही चल रहे हैं तो आपसे गलती बिल्कुल भी नहीं होगी। नाउ ये तो हुई सैंड प्रॉब्लम। नाउ व्हाट इज द नाइफ एंड आइस प्रॉब्लम। नाइफ और आइस प्रॉब्लम क्या है? बेटे मेरे पास आइस है यहां पे, और एक चाकू लेके, चाकू का आपको पता है शार्प एज होता है, तो ये वही चाकू है जिससे आप ब्रेड पे बटर लगाते हैं। तो इस चाकू का एज शार्प है, मैंने इसका मास m है, इसको ऐसे h हाइट पे रख के आइस के ऊपर ड्रॉप कर दिया, तो क्या होगा, ये जाएगा और बर्फ के अंदर यहां तक पहुंचते पहुंचते वेलोसिटी गेन कर चुका होगा और फिर बर्फ के अंदर जाके एम्बेड हो जाएगा। तो बर्फ के अंदर लेट्स से ये s डिस्टेंस अंदर जाके एम्बेड हुआ है, बर्फ के अंदर s डिस्टेंस एम्बेड हुआ है। इट इज सेम प्रॉब्लम एज द स्टोन वन, बिल्कुल आइडेंटिकल है, सिचुएशन डिफरेंट है। सिचुएशन ये है कि आपने बजाय यहां सैंड लेने के यहां पे आइस ले रखी है, बजाय पत्थर लेने के चाकू ले रखा है। तो अब देखिए जब ये जाके s डिस्टेंस एम्बेड हो जाता है तो अगेन यू सिलेक्ट दिस एज द रेफरेंस, ये रेफरेंस सिलेक्ट कर लीजिए। तो इस रेफरेंस लेवल के अकॉर्डिंगली इसके पास जब ये चाकू इस रेफरेंस लेवल के अकॉर्डिंगली इस चाकू के पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी थी, mg h प्लस एस। हम क्या निकालना चाहते हैं, रेजिस्टिव फोर्स जो बर्फ ऑफर करेगी, जो आइस ऑफर करेगी, रेजिस्टिव फोर्स वी वांट टू फाइंड आउट। सो द पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू f इंटू एस। सो आप देखिए बेटे, तो रेजिस्टिव फोर्स F कितनी हो गई, mg into 1 plus h by s, that is same as earlier result, that is same as earlier result. Now beta we will discuss the chain problem. This is based upon the potential energy. This problem is based upon potential energy. ऐसे मेरे पास कोई टेबल था, ये बेटे कोई ऐसे चेन थी,
और कुछ पोर्शन चेन का हैंग कर रहा था। लेट्स से इफ वी आर गिवन दैट 1/3 ऑफ द चेन इज हैंगिंग, यानी अगर कुल चेन की लेंथ L है तो 1/3 चेन हैंग कर रही है, यानी L/3 इज हैंगिंग। अब पूरी चेन की लेंथ L है और मास M है, मास ऑफ द चेन इज M, लेंथ ऑफ द चेन इज L और 1/3 ऑफ द चेन इज हैंगिंग। हमसे सवाल ये है व्हाट इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द हैंगिंग चेन टू द टेबल, इन पुलिंग द हैंगिंग चेन टू द टेबल। जो चेन लटकी हुई है उसको यदि टेबल पे ही लाना है पूरी चेन को, तो कितना वर्क हमें करना पड़ेगा, वी वांट टू फाइंड दैट। तो देखिए बेटे, जितनी चेन के पास पोटेंशियल एनर्जी है इस पर्टिकुलर पोजीशन में, उतना ही हमको वर्क करना पड़ेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, हैंगिंग चेन की पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे विद रेफरेंस टू द टेबल फ्लोर। टेबल के बेस के रिस्पेक्ट में जो हैंगिंग चेन है उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे और जो वो पोटेंशियल एनर्जी निकलेगी उतना ही वर्क डन हमको करना पड़ेगा। तो अब देखिए बेटा वो कैसे कर सकते हैं आप। नाउ सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए हमें इसमें सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हमने जो पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अभी तक डिफाइन की है, दैट इज फॉर ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। वो हमने पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए डिफाइन की है। तो अब ये हमारे पास पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, ये तो इसमें तो मास यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में है। सो बेटा देखो L/3 चेन का जो मास होगा वो निकाल सकते हैं। टोटल चेन का मास M है, टोटल चेन की लेंथ L है, तो मास पर यूनिट लेंथ कितना हो गया, M/L। M/L इज द मास पर यूनिट लेंथ। सो M/L इंटू लेंथ ऑफ द चेन L/3, ये क्या हो गया, दिस इज मास ऑफ दिस पर्टिकुलर हैंगिंग पोर्शन इंटू G, ये क्या हो गया mg, दिस इज वेट ऑफ द हैंगिंग पोर्शन। या अगर आपने उठाना है तो कम से कम आपको इतनी फोर्स तो लगानी पड़ेगी, इस चेन को अगर उठाना है तो इसके वेट जितनी फोर्स तो आपको मिनिमम लगानी पड़ेगी। अब कितना डिस्टेंस मूव करना है, उस डिस्टेंस के लिए वी कंसीडर कि इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे है। देखिए अगर एक रॉड है या यूनिफॉर्म लेंथ की चेन है तो हमारे पास उसका सेंटर ऑफ मास कहां लाई करता है, बिल्कुल उसके मिडल में, बिल्कुल उसके बीचों बीच। तो इसका मतलब L/3 चेन है, L/3 इज द लेंथ ऑफ द चेन, तो बेटा इसका कितना मिडल कितना हो गया, L/6 हाफ, तो L/6। यानी कि अगर आपने यह इस चेन की बजाय आई कैन कंसीडर ए पॉइंट ऑब्जेक्ट ऑफ दिस वेट एंड हैविंग एंड इज एट ए डिस्टेंस ऑफ L/6 फ्रॉम द टेबल टॉप। तो अगर मुझे इसे पुल करना है तो जितनी इसकी पोटेंशियल एनर्जी है, जितना गेन हुआ पोटेंशियल एनर्जी, उतना ही मुझे वर्क डन करना पड़ेगा। तो अगर बेटे अगर 2 मिनट के लिए मैं मान लूं कि यहां पे लेवल है, रेफरेंस लेवल यहां पे है, तो यहां पे 0 पोटेंशियल एनर्जी हुई, जब ये यहां पे पहुंच जाएगा तो यहां पे ये कितनी पोटेंशियल एनर्जी गेन कर लेगा। सो दैट इज इक्वल टू वर्क डन। सो बेटा वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज इक्वल टू फाइनल, फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल तो 0 है। सो M/L इंटू L/3 इंटू G इंटू बेटे L/6, क्योंकि डिस्टेंस मूव्ड इज L/6। तो आप देखिए ये कैंसिल कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा बेटे, mg/L/18। सो mg/L/18 is the work done in pulling the hanging portion of the chain. Now I can transform this problem in another way also. Suppose 1/4 of the chain was hanging, मान लीजिए 1/4 चेन हैंग कर रही थी, 1/4 चेन हैंग कर रही थी, तो सेंटर ऑफ मास कहां पे आया, 1/8 ऑफ एल पे, 1/8 ऑफ एल पे आया, तो यहां पे चेन का मास कितना हो गया, ये M/L इंटू L/4, 1/4 चेन का M/4 हो गया, इंटू G इंटू L/8, तो कितना हो गया, mg/32। Suppose 1/6 of the chain was hanging, 1/6 चेन हैंग कर रही थी, तो बेटा सेंटर ऑफ मास कहां पे आ गया, L/12 पे। आपने L/12 मास कितने पोर्शन का देखना है,
L/6 पोर्शन का, और चेन को ऊपर लेके कितना जाना है, L/12 लेंथ, L/12 इज द डिस्टेंस, तो mgl/72। अब बेटे देखिए, ये तो एक स्पेक्युलर टाइप हो गई, 3-4 प्रॉब्लम मैंने आपको इसकी करवा दी। एक और चेन में खासियत प्रॉब्लम आ सकती है, वो क्या है कि सपोज कीजिए आपके पास चेन फ्लोर पे पड़ी है, ऐसे चेन की लेंथ L है और चेन का मास M है। हम बेटे चेन को उठा के कैसा करना चाहते हैं, आई वॉन्ट टू मेक माई चेन वर्टिकल, इसको उठा के बिल्कुल ऐसे खड़ा करना चाहता हूं। तो व्हाट इज द वर्क डन, द वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियली चेन की पोटेंशियल एनर्जी 0 थी, जब आपने इसको उठा दिया तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगी। अब आप देखिए यहां पे सेंटर ऑफ मास कितना हो गया इसका, जब आपने इसको पूरी को उठा दिया तो सेंटर ऑफ मास तो बिल्कुल मिडल में आएगा, यानी कि सेंटर ऑफ मास विल बी एट L/2। अगर पूरी चेन को एक पॉइंट मास मान लिया जाए, तो ये पॉइंट मास हमने कितना उठाया ग्राउंड से, L/2 डिस्टेंस। सो बेटा दी वर्क डन in making our chain vertical will be equal to what, mass, क्योंकि सारा मास यहीं पे कॉन्सेंट्रेटेड है, इंटू G इंटू L/2 mgl/72।